दोस्तों नमस्कार, आप सभी का इन्वेस्टिंग विद मौर्य जी चैनल के एक नई वीडियो में स्वागत है। मार्केट में वैरायटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। उसमें से 3 मोस्ट पॉपुलर इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड्स और फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब इन तीनों में से कोई एक प्रोडक्ट आपको सेलेक्ट करना है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो आप कैसे करेंगे? दोस्तों, इन्वेस्टमेंट पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। एक व्यक्ति है जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना उसको सही लगता है, तो कोई दूसरा है जो कि म्यूचुअल फंड्स को पसंद करता है, और वहीं पे एक तीसरा इन्वेस्टर है जिसको कि फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना सही लगता है। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट आपके सामने हैं, तो इसमें से कोई एक प्रोडक्ट आपको अपने लिए यदि चूज करना है तो आप कैसे करेंगे? तो इन तीनों इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को 4 पैरामीटर्स पे हम एनालाइज करने वाले हैं, और इसके बाद फाइनली आप ये जान पाएंगे कि इन तीनों में से आपके लिए कौन सा सूटेबल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है। सबसे पहला पैरामीटर है इन्वेस्टमेंट का। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत पड़ती है। आप किसी शहरी क्षेत्रों में कोई प्रॉपर्टी पसंद किए हैं तो वहाँ पे मिनिमम 20 to 25 लाख रुपीस आपको लैंड परचेस करने के लिए चाहिए। अब यहाँ पे ये जो भी अमाउंट रिक्वायर्ड है प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के लिए, यदि आपके पास खुद की फंडिंग है, आपने काफ़ी सालों से पैसे इकट्ठे कर रखे, तो आप तुरंत इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन आपके पास यदि पैसे कम है तो उस केस में आप बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आप लोन लेते हैं और इसके बाद प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट की यदि बात करें तो इसमें मिनिमम आपको 1000 से लेकर 10,000 रुपीस तक की रिक्वायरमेंट होती है, और ये जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है ये बैंक टू बैंक वेरी करता है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट में आप मिनिमम 1000 से भी अपनी एफडी क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जब आप म्यूचुअल फंड्स में आते हैं तो यहाँ पे मिनिमम आप 500 से आप अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन तीनों ही इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स की मिनिमम अमाउंट आपने देख लिया, और ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। यदि किसी पर्सन के पास एक बड़ा कैपिटल नहीं है तो आप म्यूचुअल फंड एसआईपी के साथ आप जा सकते हैं। यहाँ पे मिनिमम 500 रुपीस आप हर महीने इन्वेस्ट करके लंबे समय तक आप इतना बड़ा कॉर्पस अपने लिए बना सकते हैं जिससे कि आपके जो भी ड्रीम है, प्रॉपर्टी हो, बच्चों के एजुकेशन हो, फॉरेन टूर हो, कार बाई करना हो, सारे के सारे गोल्स को आप फुलफिल कर पाते हैं। और सेकेंड पैरामीटर हो कि इन तीनों इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में रिस्क कितना इन्वॉल्व है। सबसे पहले प्रॉपर्टी की बात करते हैं। जरूर इसमें हैवी कैपिटल दोस्तों इन्वेस्ट होती है, लेकिन रिस्क भी यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। बहुत सारे केसेस ऐसे देखे गए इसमें आपने लैंड में पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो वहाँ पे अतिक्रमण के केसेस और कब्जा के केसेस आ जाते हैं। पता चलता है कुछ सालों के बाद कोई पर्सन उस पर कब्जा कर रखा है या अतिक्रमण कर दिया है। दोस्तों, आप जब भी प्रॉपर्टी के पेपर्स को चेक कराते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल तक के रिकॉर्ड को चेक कराते हैं, लेकिन कई बार ऐसे केसेस देखने को मिले हैं जिसमें कि 25 साल 30 साल पहले के रिकॉर्ड को लोग लेकर के सामने आ जाते हैं, बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टी में लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, इसलिए आप इस प्रॉपर्टी पे कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं करा सकते हैं और ना ही इसे आप बेच सकते हैं। तो ऐसे केस में एक बड़ा रिस्क जो है आ जाता है उस पर्सन के लिए जिसने कि उसमें पैसे इन्वेस्ट किया है। यदि उसका खुद का कैपिटल इन्वेस्टेड है तो पूरा पूरा उसका डूब गया, और यदि उसने बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेकर के उस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो वहां पर भी उस पर्सन को तो जितने टाइम के लिए लोन लिया था उसको ईएमआई तो भरनी ही पड़ेगी। फिक्स्ड डिपॉजिट की बात करें तो आप जो भी पैसा बैंक में या पोस्ट ऑफिस में फिक्स्ड डिपॉजिट के माध्यम से आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 5 लाख तक की गारंटी आपको देती है कि कल के डेट में यदि बैंक या पोस्ट ऑफिस डूब गया तो आपको मिनिमम 5 लाख रुपीस तो मिल जाएगा। और म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पे जो रिस्क होता है वो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा होता है, मतलब वॉलेटिलिटी जो होती है वो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा होती है। यहाँ पे हमने निफ्टी 50 ओपन किया हुआ जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज का ये इंडेक्स है। तो देखिए निफ्टी 50 का यदि आप 5 साल का रिकॉर्ड चेक करें तो यहाँ पे देखिए कोविड के टाइम पे क्या हुआ था, जिस व्यक्ति ने यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट किया था उस पर्सन को शॉर्ट टर्म की वॉलेटिलिटी जरूर फेस करनी पड़ी होगी। आप देख सकते हैं सिर्फ 2 महीने में निफ्टी 50 25% डाउन हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड। ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इस वॉलेटिलिटी को झेल गए उन लोगों ने क्या पैसा बनाया आप यहाँ पे देख सकते हो। लगभग 189% के रिटर्न्स लोगों ने यहाँ पे बनाए।
इसके बाद सितंबर में भी मार्केट ऑल टाइम हाई पे था, यहाँ भी कुछ इन्वेस्टर्स ने पैसे इन्वेस्ट किए। ऐसे इन्वेस्टर्स को भी शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी झेलनी पड़ी। मार्केट लगभग 15% डाउन चला गया था। तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि इस वॉलेटिलिटी को झेल गए, उन्होंने 9.78% का रिटर्न्स अभी तक बनाया, लेकिन जो लोग निकल गए वो लोग इसको मिस कर दिए। तो दोस्तों, शॉर्ट टर्म में म्यूचुअल फंड्स में वॉलेटिलिटी रहती है। मतलब आप इक्विटी में यदि पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो आपको मिनिमम 5 इयर्स का टाइम दे करके तभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो 5 साल से लेकर के 10 साल और 10 साल के ऊपर के जो पीरियड है वो लॉन्ग टर्म के पीरियड होते हैं। यदि आप इस पीरियड के लिए प्लानिंग करके इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके रिस्क बहुत ही कम हो जाते हैं। शॉर्ट टर्म में दोस्तों रिस्क म्यूचुअल फंड्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि इक्विटी मार्केट शॉर्ट टर्म में ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं। सेकेंड ड्रॉबैक है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने का, वो ये है कि यदि आपको पहले पैसे की ज़रूरत पड़ जाती है, मान लीजिए कि आपने 20 लाख रुपीस किसी लैंड में आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब आपको 5 लाख रुपीस की ज़रूरत पड़ जाती है, तो आप प्रॉपर्टी के किसी एक पार्ट को आप सेल करके इस पैसे को नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी कोई बायर उस लैंड को बाई करेगा तो वो पूरे लैंड को खरीदेगा, ना कि उसके कुछ पार्ट को खरीदेगा। यहाँ पे ये है कि आप पूरे लैंड को सेल नहीं करना चाह रहे और बायर है कि वो कुछ पार्ट को बाई नहीं करना चाहता है, तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो सकती है। फिक्स डिपॉजिट में भी ऐसे ही है दोस्तों। मान लीजिए कि आपने 5 साल की एफडी बुक की 7.5% के रेट से, और आपको 2 साल में ही पैसे की जरूरत पड़ गई, तो 2 साल पे जो इंटरेस्ट रेट होगा, मान लीजिए 7% का रेट है, वो ही आपको मिलेगा। इसके बाद प्री मैच्योर क्लोजर के चार्जेस भी लग जाएंगे, तो आपको जो भी पैसे मिलेंगे वो आपके बहुत ही कम मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, आप जितनी भी यूनिट्स अपने इकट्ठा किए हुए हैं उसमें आपको जितने पैसे की रिक्वायरमेंट है उतनी यूनिट्स आपकी सेल हो जाएगी और आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। जो रिमेनिंग यूनिट्स रहेगी वो आपकी इन्वेस्टेड रहेगी और वो रिटर्न्स जनरेट करती रहेगी। और नेक्स्ट पैरामीटर है रिटर्न्स का। तो प्रॉपर्टी में हाई रिस्क होती है, तो यहाँ पे रिटर्न्स भी आपको हाई देखने को मिलते हैं। यदि आपने किसी गांव के एरिया में, विलेज में आपने यदि कोई प्रॉपर्टी बाई की हुई, तो वहाँ पे रिटर्न्स के हाई के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है बहुत स्लो होती है। यदि आपने अर्बन एरिया में प्रॉपर्टी बाई की हुई है तो वहाँ पे डिपेंड करता है उसकी लोकेशन, उस एरिया के आसपास की डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट। तो यदि आपकी प्रॉपर्टी किसी ऐसे लोकेशन पे है, जब आपने बाई किया था तो वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पे कुछ नहीं था, इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी आपको उतने नहीं दिखने को मिल रहे थे, लेकिन कुछ समय के बाद वो लोकेशन डेवलप हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी वहाँ पे डेवलप होते चले गए, तो वहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होगी काफ़ी ज़्यादा होगी। लेकिन आपने अर्बन एरिया में ही किसी ऐसे लोकेशन पर आपने प्रॉपर्टी बाई की हुई है जिसमें कि आपको 8 साल 10 साल लग चुका है, लेकिन वहाँ पे कोई डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी वहां पे बहुत कम दिख रही है, तो आपके रिटर्न्स वहां पे कम दिखाई देंगे। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ पे दोस्तों मैंने पहले ही बताया था कि आपके रिस्क कम होते हैं, इसलिए रिटर्न्स भी आपके यहाँ पे कम होते हैं। फिक्स डिपॉजिट में जनरली आपको 6 से लेकर 7% तक के रिटर्न्स मिलते हैं, और दोस्तों ये जो रिटर्न्स होते हैं वो इन्फ्लेशन को भी कुछ केसेस में बीट नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे कहा जाए कि फिक्स डिपॉजिट का जो भी इंटरेस्ट होता है वो आपको इन्फ्लेशन के इतना ही प्रोटेक्शन देता है, लेकिन यदि लॉन्ग टर्म तक आप 10 साल 15 साल 20 साल तक अपने एफडी को इसी तरीके से आप मैच्योर कराते जाते हैं, री इन्वेस्ट करते जाते हैं, तो कोई बहुत बड़ी कैपिटल आप जनरेट नहीं कर पाएंगे। म्यूचुअल फंड में जो रिस्क होता है वो आपका मीडियम टू लॉन्ग टर्म में लो होता है, लेकिन फिर भी आप रिटर्न्स यहाँ पे हाई जनरेट कर पाते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में आपके रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म में वॉलिटिलिटी भी कम होती है, तो रिटर्न्स आपके कम हो जाते हैं। जितने लंबे समय के लिए आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टेड रहते हैं उतना रिटर्न्स आपके ज़्यादा बनाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद लास्ट है टैक्स एफिशिएंसी। तो प्रॉपर्टी के केस में टैक्स की जो एफिशिएंसी होती है मॉडरेट होती है, क्योंकि यहाँ पर जब आप प्रॉपर्टी को बाई करते हैं उसके बाद उस प्रॉपर्टी को जब आप बेचने जाते हैं तो उस वक्त आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना होता है, और ये कैपिटल गेन भी अभी तो गवर्नमेंट के रूल्स आगे 12.5% के रेट्स फ्लैट हैं, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में आपको पे करना होता है, और यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो स्लैब रेट से टैक्सेबल होता है। तो यदि आप 20% या 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको उतने परसेंट देना होगा, लेकिन आपने उस प्रॉपर्टी को
2 साल के बाद आप बेच रहे हैं तो 12.5% के रेट से आपको टैक्सेस देने पड़ सकते हैं। तो आप जितने टाइम तक प्रॉपर्टी को होल्ड किए रहेंगे आपको कोई भी टैक्सेस नहीं देना है। लेकिन जैसे ही दोस्तों आप प्रॉपर्टी को बेचते हैं टैक्स की कंप्लायंस आपके ऊपर बढ़ जाती है। वैसे भी जब आप प्रॉपर्टी को बाई करते हैं तो उस समय भी टीडीएस कट जाता है। यदि आपने 50 लाख या उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी बाई की हुई है तो सेक्शन 194(I)(A) में टीडीएस डिडक्ट हो जाता है 1% के रेट से और गवर्नमेंट को आपके पैन नंबर पे डिपॉजिट करा दिया जाता है। तो उस केस में आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में अपनी इनकम को डिक्लेयर करनी पड़ सकती है कि आपके पास इतना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ से आया। फिक्स्ड डिपॉजिट में ये टैक्स एफिशिएंसी लो होती है क्योंकि यहाँ पर हर साल बैंक में जब इंटरेस्ट आपके अकाउंट में क्रेडिट करता है, यदि वो एक फाइनेंशियल ईयर में 40,000 तक इंटरेस्ट आपको पे करता है नॉर्मल सिटीजन केस में, यदि सीनियर सिटीजन है तो 50,000 है। यदि इसके ऊपर इंटरेस्ट जाता है तो बैंक क्या करता है, टीडीएस डिडक्ट करता है 10% का, और इसकी वजह से आपको हर साल अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ती है। यदि आप 15%, 20%, 30% के टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो इवन कि आपका 10% का टीडीएस कटा है लेकिन आपको टैक्सेस क्या पे करने पड़े, ज़्यादा पे करने पड़े। जो रिटर्न्स आपको यहाँ पे मिल रहा है 6 से लेकर 7%, यदि आप टैक्स इस पे दे देते हैं तो आपके रिटर्न्स इन्फ्लेशन से भी कम हो जाते हैं। तो एफिशिएंसी, टैक्स एफिशिएंसी वाइज फिक्स्ड डिपॉजिट बहुत ही लो कैटेगरी में आता है। म्यूचुअल फंड्स की बात करें तो यहाँ पे टैक्स एफिशिएंसी वाइज ये हाई होता है क्योंकि आप म्यूचुअल फंड्स को जनरली लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब कोई व्यक्ति यदि शॉर्ट टर्म के लिए कर रहा है, मतलब कि 1 साल के अंदर म्यूचुअल फंड्स को बेच दे रहा है, तो उसके इसमें 20% का टैक्स उसको देना होता है। लेकिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए ही करना चाहिए। तो यहाँ पे रूल क्या है कि आप यदि 1 साल के बाद यदि सेल करते हैं तो उस केस में 12.5% का आपको टैक्सेस जरूर देने होते हैं, लेकिन वो भी 1,25,000 के बाद आपको पे करना होता है। जब तक आप म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स को बेचेंगे नहीं तब तक आपको कोई भी टैक्सेस यहाँ पे नहीं लगने वाला है और ना ही यहाँ पे कोई टीडीएस वगैरह आपका कटने वाला है। तो टैक्स एफिशिएंसी वाइज म्यूचुअल फंड्स भी बेहतर हो जाते हैं। दोस्तों ये 3 इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में आप खुद जो है अपने लिए डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स यहाँ पे बेटर दिखाई दे रहा है। यदि आप छोटे छोटे अमाउंट से एक बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, रिस्क भी आपका कम हो, रिटर्न्स भी बेहतर हो, टैक्स एफिशिएंसी वाइज भी अच्छा हो, तो म्यूचुअल फंड्स इज द बेस्ट ऑप्शंस फॉर यू। आशा करता हूँ कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद है, अच्छी लगे लाइक शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।